दोस्तों नमस्कार। शहरों की चकाचौंध और सत्ताधारियों का 5 सितारा जीवन गांव देखने को बेचैन नहीं करता है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी की त्रासदी हो, लेकिन लोग गांव नहीं देखते हैं क्योंकि अभी भी शहरों में और सत्ताधारियों के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि गांव अपनी जिंदगी खुद जी लेगा, वह स्वावलंबी है। लेकिन भारत की डगमगाती अर्थव्यवस्था में सबसे पहले गांव के भीतर की परिस्थितियां अब जिस तरीके से उभर रही है, उसमें कौन सी आर्थिक नीति देश को पटरी पर लाएगी, यह तभी संभव है जब भारत के गांव को इस देश की राजनीतिक सत्ता संभाल ले। स्थितियां कितनी नाजुक है, यह सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि कल तक अगर खेती पर 45 करोड़ लोग निर्भर थे तो आज वो बढ़कर 65 करोड़ हो गए हैं। मजदूरों की तादाद जो 35 करोड़ तक भारत के गांव में रेंगती थी, उसमें से 5 करोड़ से ज्यादा को रोजगार दे पाने की स्थिति में भारत सरकार नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जो मनरेगा सबसे कम बजट और सबसे कम वेतन के आश्रय चलता है, या कहें दिहाड़ी के आश्रय वह चलता रहा, उसके लिए भी बजट सरकार के पास बच नहीं पा रहा है। हम खुश हैं कि हमारे बगल के तमाम देशों की स्थितियां नाजुक है। यहां तक कि श्रीलंका में तो इमरजेंसी लगा दी गई, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि भारत के भीतर कई श्रीलंका बसते हैं? श्रीलंका की जनसंख्या क्या है? 2.25 करोड़। 2.25 करोड़ की जनसंख्या तो मुंबई की भी है। 2.25 करोड़ की जनसंख्या के साथ इस देश के राज्यों को अगर खड़ा करना शुरू कीजिएगा तो इस देश के भीतर में सैकड़ों श्रीलंका आपको दिखाई देने लगेंगे। इस देश के 700 जिलों में से लगभग 320 जिले इस देश के ऐसे हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बल्कि रोजगार की परिस्थितियां और न्यूनतम जरूरतों को लेकर श्रीलंका से भी बुरी हालत यहां के लोगों की है। मसला यह नहीं है कि केंद्र सरकार कितने कर्ज में डूबी है, राज्य सरकारों की स्थिति बद से बदतर है। सवाल पहली बार यह है कि भारत के भीतर जो कई श्रीलंका बसे हैं उनके लिए सरकार कुछ सोचती है या नहीं सोचती है, या फिर भारत को एक बाजार के तौर पर रखकर चंद रईसों के आश्रय इस देश को इस रूप में चलाया जा रहा है कि दुनिया लगातार भारत को कर्ज देती चली जाए, क्योंकि भारत में एक कंज्यूमर क्लास है, एक बाजार है और इस बाजार को जिंदा रखने की जिम्मेदारी दुनिया के अलग अलग बैंकों की भी है। तो क्या भारत श्रीलंका नहीं है, या भारत के भीतर कई श्रीलंका नहीं है? हमें लगता है कि आज तथ्यों के साथ स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के भीतर आम लोगों की हालात क्यों बद से बदतर हैं, बावजूद इसके शहरों की चकाचौंध और रईसों के 5 सितारा जीवन के सामने वो सब कुछ छुप सा जाता है। जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि श्रीलंका की तादाद 2.25 करोड़ के लगभग है, तो वहां प्रति व्यक्ति आय 3 लाख के करीब है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख के करीब है। आप कहेंगे जनसंख्या का चक्कर है और इकोनॉमी का चक्कर है, तो थोड़ी देर उसको अलग कर देते हैं। इन परिस्थिति में आइए तो भारत में पर कैपिटा इनकम मुंबई की सबसे ज्यादा है, 18 लाख। लेकिन क्या मुंबई के भीतर गरीबी नहीं है, मुफलिसी नहीं है, रोजगार वहां पर है क्या? लेकिन मुंबई के भीतर जो कॉरपोरेट्स के अपने नेटवर्थ हैं वह भी भारत की इकोनॉमी में जुड़ जाते हैं। इसीलिए मुंबई के भीतर 2 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय जब सब नेटवर्थ के साथ निकाली जाती है तो पता चलता है कि 18 लाख है। दिल्ली के भीतर लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या पार कर चुकी है, लेकिन दिल्ली के भीतर प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 4 लाख के लगभग बैठेगी, क्योंकि यहां पर भी रईसों की एक तादाद है। केरल, जहां पर तकरीबन 3 करोड़ की जनसंख्या है, श्रीलंका से सटा हुआ है, उसकी भी अपनी प्रति व्यक्ति आय 2,36,000 है, श्रीलंका के मुकाबले कम है। लेकिन भारत की राजनीति का फेडरलिज्म, भारत के भीतर राज्यों का समूह और केंद्र की भूमिका और भारत की अर्थव्यवस्था इस पूरे देश को जिस रूप में देखती है, उसमें बहुत सारे श्रीलंका छुपते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो भारत की अपनी इकोनॉमी के दायरे में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 81,000। बिहार में कितनी है? 50,000। मध्य प्रदेश में कितनी है? 1.25 लाख। झारखंड में कितनी है? 77,000। क्या प्रति व्यक्ति आय से श्रीलंका बनेंगे?
या इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर जो असमानता का बोझ है वह भारत के भीतर उन श्रीलंका को छुपा देता है जिनकी हालत श्रीलंकाई नागरिकों से भी बदतर हो चली है। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है इस देश के भीतर में? क्योंकि अलग अलग परिस्थिति में भारत के भीतर हमको लगता है गांव से शुरुआत होती है तो मनरेगा हर किसी के जहन में इसलिए आता है क्योंकि उसमें जो रजिस्टर्ड मजदूरों की तादाद है वह तकरीबन 27 करोड़ है। सरकार का मानना है कि 35 करोड़ मजदूर भारत के गांव में रहते हैं, 27 करोड़ मनरेगा से जुड़े हुए हैं, बाकी 8 करोड़ को लेकर वो काम देती है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन उन्हें काम मिल जाता है। लेकिन 2022 में भारत की स्थिति 2019-18 के बाद से जो डगमगानी शुरू हुई वह डगमगाते डगमगाते स्थिति इस दिशा में आ गई है कि मनरेगा जैसी जगह पर भी सरकार कह रही है कि जो 27 करोड़ है उसमें से सिर्फ 13 करोड़ मजदूर ही सक्रिय हैं, काम नहीं मिल रहा है। वो काम की गुहार के लिए हर दिन पहुंचते हैं दफ्तर में और बोलते हैं वहां पंचायत से कि हमें काम मिल जाए। उन्हें काम दे पाने की स्थिति में वो पंचायत इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसके पास बजट नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बजट की स्थितियां नाजुक है, सरकार बजट दे नहीं पा रही है? अब उस सिलसिले को आइए जहां पर यह समझ में आएगा कि सरकार ने जो वादा किया कि 100 दिन काम देंगे, उस 100 दिन के चक्कर में मौजूदा वक्त में एवरेज जो निकाला गया वो 28 दिन का निकल के आया। इस पिछले बरस 50 दिन का काम दिया गया था, लेकिन अभी एवरेज सिर्फ 28 दिन का निकल रहा है। 100 दिन तो दूर की गोटी है। उसके बाद अलग अलग स्थिति में आइएगा तो जो जातियों में भी इसे बांटा जाता है कि जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या महिलाएं हैं, तो जानकारी मिली कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा काम एवरेज 100 दिन तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन 50 दिन दे देते हैं। जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको 19 दिन काम मिलता है, जो शेड्यूल ट्राइब है उनको 17 दिन काम मिलता है, और सबको मिला दीजिएगा तो 28 दिन एवरेज काम मिलता है। प्रतिदिन 210 रुपए, 28 दिन का काम पूरे साल भर चलाना है। यह प्रति व्यक्ति आय दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में खड़े हुए नागरिकों के हाथ में जितने पैसे हैं उसके बराबर आकर टिक जाती है। तो क्या दुनिया के सबसे गरीब देशों की स्थिति में भी भारत के लोग जी रहे हैं? यकीनन जी रहे हैं, क्योंकि भारत के भीतर में जिस खेती को लेकर यह दबाव की स्थिति थी कि वह खेती धीरे धीरे भारत में न सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है बल्कि सबका पेट भी भर रही है, और आने वाले वक्त में भारत का खाद्यान्न उत्पादन और बढ़ जाएगा। लेकिन इस दौर में नजर आया कि जब सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर में फेल हुई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो नोटबंदी के बाद से ही फेल होने लगी थी, यह स्थिति भारत में खेती से जुड़े 45 करोड़ लोगों से बढ़कर 60 करोड़ लोगों तक पहुंच गई। यानी 60 करोड़ लोग इस देश के सीधे सीधे उस खेती पर निर्भर हो गए। जो परिवार कल तक अपने यहां से 2-3 बच्चों को भेज देते थे मजदूरी के लिए, वह भी जब लौट आए परिवार के साथ, तो अब पेट कैसे भरेगा, यह एक संकट छोटे और सीमांत किसानों के सामने आकर खड़ा हो गया है। और उन्हें ही सरकार 2000 रुपए हर 4 महीने में यह कहकर देती है कि यही है किसान सम्मान निधि, और उस 2000 रुपए का इंतजार बड़ी बेबसी के साथ भारत का छोटा और सीमांत किसान पूरे परिवार के साथ जोते हुए करता है कि हर 4 महीने में कम से कम 2000 रुपए तो आ जाएंगे, जिसके जरिए जिंदगी कट जाएगी, दोबारा लौटिए। जो महंगाई की स्थिति है और बेरोजगारी, यानी काम नहीं है और दूसरी तरफ जेब में पैसे नहीं है, जिंदगी जीनी है, इस स्थिति में जब आए तो जो खेत में होता है, और कई जिलों से जो जानकारी निकल कर आई, हमारी टीम ने जब पता लगाया, लगभग इस देश के 122 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी पूरी तरीके से कोविड काल के बाद से बार्टर सिस्टम ही चल रहा है। तुम सब्जी उगाते हो तो सब्जी दे दो, हमारे पास ये अनाज है तो हम अनाज दे देंगे, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन जो भारत में ग्राम पंचायतें तकरीबन 2,61,737 है, उसमें से 20,000 ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जहां पर कोई काम नहीं है। 80,000 ऐसे हैं जहां सिर्फ 10% मजदूरों को काम मिला है। 1 लाख पंचायत ऐसी है जहां 10 से 20% काम मिला है, और 60,000 पंचायतें ऐसी हैं जहां पे 20 से 30% काम मिला है। एवरेज जब आप निकालना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि 15% से ज़्यादा रोजगार दे पाने की स्थिति में
भारत सरकार या भारत की नीतियां इस देश के ग्रामीण भारत को नहीं है, यानी 100 में से 85 लोग बेरोजगार हैं। या तो वो खेती पर निर्भर हैं या पंचायत के सामने दरखास्त करते हैं, कुछ नहीं तो मनरेगा का काम ही दे दो। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के भीतर जो श्रीलंका बसा हुआ है या उससे भी बुरी स्थिति में बसा हुआ है, उनका दर्द, उनकी त्रासदी क्यों सामने नहीं आ पाती है। और यहीं से भारत की इकोनॉमी का असल पाठ शुरू होता है। यह पाठ इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देता है, उस 80 करोड़ लोगों की संख्या इस देश के लगभग 300 जिलों में ऐसी है जिनकी नाजुक स्थिति दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में खड़े होने वाले लोगों के समानांतर आ जाती है। अगली बात, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो PFMS के जरिए होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए किया जा रहा है, जब उसका आंकड़ा निकाला गया कि अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में कितना पैसा और कितना अकाउंट्स के जरिए जो पैसा जा रहा है वह किस तरीके से कितनी बड़ी रकम दे रहा है, तो उसका जो एवरेज निकल कर आता है इस देश के लोगों के भीतर में, उसमें पता चलता है कि सिर्फ 28 से 32% लोगों तक पैसा मिल पाया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो अलग अलग स्कीम के तहत हो रहा है, इस 28% के अलावे जो है बाकियों की तो स्थिति नाजुक है, लेकिन इन 28% के पास भी जो एवरेज निकाला गया कि कितना पैसा इनके पास आता है, अगर उसको हम लोग महीने में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 320 रुपए 320 रुपए सरकार प्रति महीने देकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इस देश की तमाम स्कीमों के जरिए यह सोचती है कि उसने वेलफेयर का काम कर लिया, यानी कल्याणकारी कार्य उसने कर लिया। अब यहां पर अगला सवाल है कि ग्रामीण एक तरफ है और दूसरी तरफ भारत का वो शहरी मिजाज है। एक बात समझ लीजिए, जो पूरी GDP होती है उसमें लगभग 50% योगदान ग्रामीण भारत का ही है। जो मजदूर हैं वह भी मजदूर 35 करोड़ हैं, तो हम उसमें से 5 करोड़ से ज़्यादा को काम नहीं दे पा रहे हैं, यानी मजदूरी कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, खाने का सामान महंगा हुआ है। और 3 परिस्थितियों ने स्थिति और नाजुक कर दी। एक कोरोना था, दूसरा जो युद्ध की परिस्थिति रूस और यूक्रेन के बीच बना, और तीसरी जो क्लाइमेट की परिस्थिति है, जैसे आप बाढ़ इस दौर में देख रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में बिना किसी प्लानिंग के इस देश को चलाने की परिस्थितियों का पहला असर इस देश के ग्रामीण इलाकों पर ही पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों की एक पॉजिटिव चीज यह है कि हो सकता है वहां पड़ोसी आपको अनाज के चंद दाने दे दे, जो शहरों में सक्षम और शहरों में मुश्किल है। इसीलिए NCRB का जब हम डाटा उठाते हैं तो पता चलता है कि शहरी इलाकों में ज़्यादा खुदकुशी होती है, ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, और गांव की तुलना में वह रेशियो लगभग 2:8 का है, 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर अगला सवाल, जब हम इस देश में यह बात का जिक्र करते हैं कि इतने श्रीलंका इस देश के भीतर बसते हैं फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमें लगा एक चीज और समझिए, भारत दुनिया के उन चंद देशों में आता है जहां पर रईसों की रईसी न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि हर संकट काल में बढ़ती चली जाती है, और भारत की अर्थव्यवस्था सरकार उन्हीं के जरिए संभालने की कोशिश करती है। यानी जो गरीब और गरीब को लेकर नीतियां हैं वह नीतियां कोई विजन के साथ नहीं है। सिर्फ इतना सवाल है कि आज 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया, 2 साल पहले किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया था, कुछ इंश्योरेंस का जिक्र कर दिया। यही भारत का सच कम से कम 60% हिंदुस्तान का हो चला है, और उसमें एक बड़ी तादाद अब मुफलिसी और त्रासदी के साथ जी रही है। लेकिन हम जिस बात का आपसे जिक्र करना चाहते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, भारत के भीतर 166 बिलियनियर्स हैं, जो अरब खरबपति जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी संख्या 166 है। पिछले साल यह 145 थे, उससे पिछले साल यह 134 थे, उससे पिछले साल यह 129 थे, उससे पिछले साल 125 थे। ध्यान दीजिए, बिलियनियर लगातार बढ़ रहे हैं, और संयोग से जब सबसे बड़ा संकट कोविड काल का था उस पीरियड में सबसे ज्यादा बिलियनियर भारत के भीतर बढ़ते चले गए। दुनिया के तमाम देशों में बिलियनियर्स को घाटा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन भारत ही एकमात्र देश है जहां के बिलियनियर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी अरबपतियों पर कोई असर नहीं पड़ा।
अब आप सोचिए कि 166 बिलियनियर का 2022 में जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 18 बिलियनियर ऐसे हैं, यानी रईस ऐसे हैं जो दुनिया के 500 सबसे रईस में शामिल होते हैं। वैसे 18 हैं। इन 18 की संपत्ति जो है भारत के भीतर में, अगर आप 166 पर आते हैं हम उस पर आएंगे, लेकिन इन 18 बिलियनियर की संपत्ति भारत के सबसे निचली पायदान पर खड़े हुए लगभग 35 करोड़ लोगों के बराबर की है। जो 166 बिलियनरी हैं, अगर इन सब को जोड़ दीजिएगा और सबकी संपत्ति जोड़ दीजिएगा तो भारत के भीतर का 60% जनसंख्या जो जीवन जीती है उसको यह चंद सेकंड में उड़ा देते हैं। तो भारत की असमानता का यह चेहरा इसलिए दिखाने की जरूरत है कि भारत की इकोनॉमी में गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अमेरिका में दिया जाता है, रूस में दिया जाता है, चीन में दिया जाता है, जर्मनी में दिया जाता है, हो सकता है श्रीलंका में भी दिया जा रहा हो। क्योंकि श्रीलंका के भीतर जब हमने टटोलना शुरू किया कितने बिलियनियर हैं तो पता चला 2 ही निकल कर आए। एक धामिका परेरा है, एक हैरी जयवर्धने है, एक की डिस्टिलरी कंपनी है, एक का व्लीवेल ऑन है। एक के पास तकरीबन 36,000 करोड़ की संपत्ति है, एक के पास लगभग 23,000 करोड़ की संपत्ति है। भारत में 23,000 और 36,000 क्या मायने रखते हैं? और इनकी जो तादाद है, जो श्रीलंका के बिलियनियर हैं जो 2 ही हैं, यह लगभग 450 के बाद इनकी नंबरिंग शुरू होती है। यानी पहले 450 में नहीं है, लेकिन भारत के 18 जो है वह 300 के भीतर आ जाते हैं। तो भारत के बिलियनियर एक तरफ, भारत की गरीबी दूसरी तरफ, भारत के भीतर संपत्ति एक तरफ, दूसरी तरफ मुफलिसी और त्रासदी है। अमेरिका के बिलियनियर्स ने भी इस कोविड काल के क्राइसिस और मौजूदा मंदी को लेकर तकरीबन 34 लाख करोड़ रुपया गंवाया है, यानी $426 बिलियन। दूसरे नंबर पर चाइना के बिलियनियर आते हैं, उन्होंने लगभग $185 बिलियन गंवाया है, यानी लगभग 15 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर रशिया आता है, जिसने युद्ध काल में अपने बिलियनियर्स को घाटा जो हुआ है वहां के व्यापार को लेकर 4 लाख करोड़ का घाटा हुआ, यानी लगभग $50 बिलियन। इसी कतार में जर्मनी भी आता है। लेकिन भारत में कोई भी संकट काल हो, बिलियनियर का पैसा कम नहीं होता है और भारत की जीडीपी कम हो जाती है, भारत का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गायब हो जाता है, सर्विस सेक्टर नीचे चला जाता है, एग्रीकल्चर की स्थिति नाजुक होती है, लेकिन जो पैसा वाला है उसका पैसा कम नहीं होता है। तो क्या भारत की इकोनॉमी भारत के भीतर बसे हुए सैकड़ों श्रीलंका को छुपा लेती है? क्योंकि जब 2 करोड़ 15 लाख की जनसंख्या श्रीलंका की है और भारत के भीतर जिन 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, उनके भीतर के लगभग 60 करोड़ से ज्यादा, यानी 30 श्रीलंका जो उसके भीतर छुपा हुआ है, उनकी स्थिति कितनी नाजुक है यह बताने की जरूरत अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो नाजुक स्थिति होती है उसका दृश्य हम लोग श्रीलंका में देख रहे हैं। भारत के भीतर की राजनीतिक सत्ता जो पंचायत स्तर से चलती है, जिले स्तर पर आती है, राज्य स्तर पर आती है और दिल्ली तक पहुंचती है, जो चौखंबा राज है, यह भारत में शॉक एब्जर्वर का काम करता है कि जो गरीबी मुफलिसी है वह सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे या किसान सम्मान निधि के नारे के तहत दफन हो जाए। दूसरी स्थिति आती है कि हर गांव के भीतर की योजना, हर जिले, हर शहर, हर राज्य और देश के भीतर जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजी वाली क्लास है, वह राजनीति के साथ जुड़ी होती है, जो राजनीतिक सत्ता में होती है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है उसके साथ इनका मिलान होता है। यानी जो काम देगा गांव में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिले में, राज्यों में, वह कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होगा जिस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी इस देश के भीतर में कई श्रीलंका को और मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। तो स्थिति उभर नहीं पाएगी। तो भारत के भीतर की परिस्थितियां 140 करोड़ की आबादी के साथ, जब कोई यह जिक्र करे कि भारत में लगभग 40, 50, 60 श्रीलंका बसते हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के लिहाज से तो भारत से आगे है श्रीलंका, लेकिन भारत के भीतर की अपनी परिस्थितियों में भारत के एवरेज से भी जब इस देश के 6 राज्य नीचे हैं, जिसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, तो आप कल्पना कीजिए कि हम किन परिस्थितियों में इस देश की हकीकत को छुपाने में लगे हुए हैं। और जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो 2 बात और गौर कीजिए।
इस अपर क्लास के पास, जो जिसके पास पूंजी है, पैसा है, और उसका जब निकाला गया कि इस देश की अगर 1% रईसों को अलग कर दिया जाए तो उनके बराबर इस देश के लगभग 66% आबादी आकर खड़ी हो जाएगी, और अगर 10% के दायरे में आइएगा तो लगभग 80% दूसरी तरफ खड़ी होगी। यह भारत की असमानता का एक मिजाज है। लेकिन अगला सवाल यह है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पर बदहाली, त्रासदी, बेरोजगारी, महंगाई सबसे जूझते हुए भी हिंदुस्तान अपने तौर पर, राजनीतिक तौर पर सक्षम रहता है। इसका डाटा हमारी टीम ने बड़े शानदार तरीके से निकाला और कहा कि आज की तारीख में किसी भी गांव के 10 लोगों को आप रैंडमली अगर बैठा लेते हैं तो उस 10 में से 2 लोग सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होंगे और 3 लोग विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे। यानी राजनीतिक दल ही भारत की सिस्टम का हिस्सा है, भारत की गरीबी का हिस्सा है, भारत की रईसी का हिस्सा है। यानी पॉलिटिक्स ही भारत में लाइफ है। यह स्थिति दुनिया में कहां मिलेगी? और आखिरी सवाल, जब भारत के भीतर का हम जिक्र कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों का, जो 35 करोड़ मजदूरों में से सिर्फ 5 करोड़ मजदूरों को दे पाने की स्थिति में सरकार काम की स्थिति में ला रही है, तो अगला सवाल ये था कि भारत के भीतर जो 700 के लगभग गांव है, उसमें इस देश के 28 राज्यों से जो काम किया गया, हमारी टीम ने काम किया, उसने बताया कि लगभग 276 जिले ऐसे हैं जिनकी बदहाली दुनिया के मानचित्र पर सबसे गरीब देशों की कतार में उन्हें खड़ा करती है। और जिले के भीतर की गरीबी का मतलब यह है कि अगर उसकी 2/3 से ज़्यादा जनसंख्या जो है वह उस दुनिया के सबसे गरीब देशों के पैरेलल में है, तब उसे माना जाएगा। तो 2/3 से ज़्यादा 272 जिले इस देश के भीतर में ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक है। और वो श्रीलंका तो दूर की बात है, हो सकता है श्रीलंका के नागरिक उनके सामने रईस महसूस करें, यह भी हो सकता है। 3 पार्ट आखिर में। भारत की जिंदगी राजनीति से चलती है। राजनीतिक तौर पर समाधान खोजने की स्थिति में राजनीति ही लेकर आती है, विरोध करने भी लेकर आते हैं। सामाजिक तौर पर कोई चीज़ों को खड़ा नहीं करना चाहता है, सामाजिक और आर्थिक तौर की परिस्थितियों को कोई नहीं उभारता है। दूसरा सवाल, राजनीति ही भारत के करोड़पतियों और अरबपतियों को और ज़्यादा पैसा देती है, गरीबों को और ज़्यादा कंगाल करती है। ये पॉलिटिकल डिवाइड है। तीसरी स्थिति, जो दोनों तरफ के लोग हैं, जो रईस हैं, जो गरीब हैं, दोनों उसी राजनीति के साथ जुड़ते हैं जो राजनीति उन्हें या तो रईस करती है या उन्हें और गरीब बनाती है। यानी पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत का उस गरीबी से मुंह मोड़ता है, उस रईसी की दिशा में पॉलिसी बनाता है, और एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर भारत की डेमोक्रेसी काम करती है, जहां लोगों की त्रासदी, उनकी जिंदगी का सच उभर कर सामने ना आ पाए। और इस काम को बाखूबी पंचायत भी करती है, जिला तौर पे किया जाता है, विधानसभाओं में होता है और लोकसभा में भी होता है। क्योंकि बीते 8 साल, जी नहीं, 1952 के बाद से 2021 तक गरीबों के सवाल इस देश की पार्लियामेंट के भीतर जितनी बार उठे हैं, उतना मुद्दा कोई दूसरा नहीं उठा। लेकिन जब जब उठे हैं उसमें पार्लियामेंट की परिस्थितियां 2 स्थिति में नाजुक थी। जवाब किसी के पास नहीं था, और जो कोरम था वो एवरेज कोरम 15 से 22% सांसदों की उपलब्धि के साथ वहां पर था। भाषण दिया, नारे लगाए, बात खत्म। इस स्थिति में आकर भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के दायरे में ग्रामीण भारत फंसा हुआ है, जहां के 60 करोड़ लोगों के लिए कोई पॉलिसी सरकार के पास नहीं है, 35 करोड़ लोगों के लिए कोई रोजगार सरकार के पास नहीं है, और जीडीपी का खालीपन भरने के लिए दुनिया के बाजार से कर्ज उठाने की स्थिति में सरकार भी है, और दुनिया भी भारत को कर्ज देने की दिशा में है, क्योंकि भारत एक बाजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।